हाय स्टूडेंट्स, आप देख रहे हो मेरी चैनल लर्न फिजिक्स विथ राजेंद्र सर। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कैपेसिटेंस का जो इफ़ेक्ट होता है अगर हम डाइलेक्ट्रिक को रखते हैं तो क्या होगा, उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। वो टॉपिक समझने से पहले एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं आपको समझाऊंगा जिसका नाम है हाउ डज पोलराइज्ड डाइलेक्ट्रिक मॉडिफाई द ओरिजिनल एक्सटर्नल फील्ड इनसाइड इट। इसका सीधा सा मीनिंग ये होगा कि जब भी हम पोलराइज्ड डाइलेक्ट्रिक को एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, मैंने अगले वीडियो में बताया था आपको कि जब भी पोलर डाइलेक्ट्रिक हो या फिर नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक हो, उसको अगर हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो क्या होगा, पोलराइजेशन होगा, उसमें डायपोल मोमेंट जो होगा वो बनेगा और उसकी वजह से उसमें कुछ इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। तो यहाँ पर वही सिचुएशन है कि वो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड बनने की वजह से एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड पर क्या इफेक्ट आएगी, उसकी वैल्यू में क्या चेंजेस आएगा, ये सारी बातें हम ये टॉपिक में डिस्कस करेंगे। उसके बाद मैं आपको ले जाऊँगा कि अगर हम जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर वाला जो कॉन्सेप्ट है उसमें हमने जो फॉर्मूला डिराइव किया था वो किसके हिसाब से किया था, जब दो प्लेट के बीच में कोई फ्री स्पेस है तब जो फॉर्मूला बन रहा था वो कितना था, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाई D। बट अगर हम वो दो प्लेट के बीच में डाइलेक्ट्रिक रखते हैं तो उसकी इफ़ेक्ट क्या आएगी उसके बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले ये टॉपिक समझ लेते हैं। तो यहाँ पर एक फिगर समझो आप, जो कि डाइलेक्ट्रिक का है। डाइलेक्ट्रिक स्लैब मैंने लिया है और उसको रखा है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड E में, और उसका जो वैल्यू है वो अगर हम ले तो इलेक्ट्रिक फील्ड का तो वो E0 है। तो लेट अस कंसिडर फॉर सिंप्लिसिटी अ रेक्टेंगुलर डाइलेक्ट्रिक स्लैब प्लेस्ड इन एन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड E0 पैरेलल टू टू ऑफ इट्स फेसिस। यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, आप देख रहे हो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब है जिसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। तो और आप देख सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने की वजह से जो डायपोल मोमेंट है वो कुछ ना कुछ मिलेगा, क्योंकि हम ये डायरेक्शन जो होगी वो एक ही होगी, तो सीधा सा एडिशन हो जाएगा और उसकी वजह से हमें कुछ ना कुछ डायपोल मोमेंट मिलेगा, और डायपोल मोमेंट मिलने की वजह से पोलराइजेशन भी होगा। तो यहाँ पर द फील्ड कोजिस है यूनिफॉर्म पोलराइजेशन P ऑफ द डाइलेक्ट्रिक। तो क्या पोलराइजेशन भी वो कोस करेगा। अब every volume element delta V of the slab has a dipole moment P delta V in the direction of the delta field। अगर हम कोई छोटा सा वॉल्यूम ले लें, मान लो कि डेल्टा V जितना मैंने वॉल्यूम लिया है, तो वो डेल्टा V जितने वॉल्यूम में डायपोल मोमेंट कुछ ना कुछ होगा। वो डायपोल मोमेंट की वैल्यू क्या होगी वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि पोलराइजेशन P हमें पता है। तो पोलराइजेशन का मीनिंग आप थोड़ा बहुत याद करो तो क्या था कि पोलराइजेशन मतलब टोटल डायपोल मोमेंट डिवाइड बाय वॉल्यूम। अगर हम डायपोल मोमेंट को सब्जेक्ट बनाते हैं तो क्या हो जाएगा, पोलराइजेशन मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। तो सीधा सा मीनिंग ये है कि अगर हमें डायपोल मोमेंट फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे, पोलराइजेशन और वो पोलराइजेशन कितने वॉल्यूम में है उसका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो हमें उसका पर्टिकुलर डायपोल मोमेंट मिल जाएगा। तो अगर हमें डायपोल मोमेंट चाहिए तो क्या करेंगे, P इंटू डेल्टा V कर देंगे, तो हमें वो पर्टिकुलर स्लैब में या फिर पर्टिकुलर वॉल्यूम में हमें वो डायपोल मोमेंट मिल जाएगा। तो द वॉल्यूम एलिमेंट डेल्टा V इज माइक्रोस्कोपिकली स्मॉल बट कंटेन्स ए वेरी लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर डायपोल्स। एनीवेयर इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक द वॉल्यूम एलिमेंट डेल्टा V हैज़ नो नेट चार्ज। आप देखो तो नेट चार्ज कितना होगा, 0, क्योंकि आप ध्यान से देखो यहाँ पर ये पॉजिटिव दिख रहा है और उसके बाजू में नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव जो है वो पास पास में है, वेरी क्लोज। तो उसकी वजह से इसका नेट इलेक्ट्रिक चार्ज कितना हो जाएगा, 0। सेम थिंग यहाँ पर देखो, पॉजिटिव नेगेटिव वो भी 0, यहाँ पर भी पॉजिटिव नेगेटिव वो 0। तो टोटल जो नेट चार्ज मिलेगा डेल्टा V वॉल्यूम में, अगर आपने कुछ डेल्टा V, सपोज ये डेल्टा V जितना वॉल्यूम आपने कंसिडर किया है, तो पॉजिटिव नेगेटिव के हिसाब से टोटल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दिस इज़ बिकॉज द पॉजिटिव चार्ज ऑफ वन डायपोल सिट्स क्लोज टू द नेगेटिव चार्ज ऑफ द एडजेसेंट डायपोल। एक डायपोल का पॉजिटिव जो है वो एडजेसेंट डायपोल के नेगेटिव के बहुत ही क्लोज है, और उसकी वजह से टोटल चार्ज जो होगा वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा।
अब द पॉजिटिव एंड्स ऑफ द डायपोल्स रिमेन्स अनन्यूट्रलाइज एट द राइट सरफेस एंड द नेगेटिव एंड्स एट द लेफ्ट सरफेस। अब बचता कौन है? अगर अनन्यूट्रलाइज कौन नहीं होता है, तो अब देखो बीच वाले जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव के हिसाब से ज़ीरो हो जाएंगे, लेकिन रहेगा ये देखो पॉजिटिव जो लाइन है यहाँ पर उसको नलीफाई कोई नहीं कर सकता। राइट साइड पर जो ये पॉजिटिव लाइन है वो बची रहेगी। सेम थिंग लेफ्ट साइड पर ये जो नेगेटिव लाइन है वो भी बची रहेगी। समझ में आया पूरा? यहाँ पर लिखा है मैंने, द पॉजिटिव एंड्स ऑफ द डायपोल्स रिमेन अनन्यूट्रलाइज एट द राइट सरफेस एंड द नेगेटिव एंड्स एट द लेफ्ट सरफेस। जो नेगेटिव रहेगा यहाँ पर पॉजिटिव रहेगा, बाकी सब पॉजिटिव नेगेटिव के हिसाब से न्यूट्रल हो जाएंगे। तो यहाँ पर ओनली फॉर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, तो इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी हम ले सकते हैं सिग्मा पी, यहाँ पर लिखा है वैसे, और यहाँ पर भी कुछ चार्ज मिला और सरफेस पर मिल रहा है तो उसका भी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा पी ले सकते हैं। यहाँ पर पॉजिटिव सिग्मा पी, यहाँ पर नेगेटिव सिग्मा पी। अब समझो कि यहाँ पर सरफेस चार्ज डेंसिटी है, सेम थिंग यहाँ पर भी सरफेस चार्ज डेंसिटी है। तो ये सरफेस चार्ज डेंसिटी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की साइड प्रोड्यूस होगा, वो भी कौन से डायरेक्शन में? ये देखो पॉजिटिव है, नेगेटिव है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होती है? पॉजिटिव टू नेगेटिव, मतलब पॉजिटिव टू नेगेटिव, इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मिलेगी। आप देखो कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है इस साइड है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेकिन अंदर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा वो कहाँ से होगा? राइट टू लेफ्ट, मतलब दोनों की डायरेक्शन कुछ अपोजिट हो गई। अब अगर दोनों सेम होते तो ज़ीरो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर सेम नहीं है। अंदर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कुछ अलग वैल्यू होगी और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू कुछ अलग होगी, तो क्या होगा? दोनों के बीच में कुछ सब्ट्रैक्शन होगा। Thus the polarized dielectric is equivalent to two charge surface within the induced surface charge densities, say sigma p and minus sigma b, जैसे मैंने बोल दिया आपको। Clearly the field produced by this surface charges opposes the external field। जैसे मैंने बताया कि ये जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है उसकी वजह से जो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को अपोज करेगा, और सीधी सी बात है कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू उसको रिड्यूस करेगा। तो यहाँ पर मतलब ये निकलता है कि अगर डाइलेक्ट्रिक मीडियम अगर रखते हो तो वो क्या करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड की इफ़ेक्ट को रिड्यूस करेगा। समझ में आ रहा है पूरा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इफ़ेक्ट को रिड्यूस करेगा। तो ये जो बेनिफिट है वो हम कैपेसिटर वाले जो कॉन्सेप्ट है, कैपेसिटेंस वाला जो कॉन्सेप्ट है उसमें कैसे यूज़ करें उसकी बात करते हैं। मेरे ख्याल से आपको ये थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा कि जब भी हम डाइलेक्ट्रिक रखते हैं तो उसकी इफ़ेक्ट क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इफ़ेक्ट क्या होती है। तो मैं थोड़ा बहुत आपको बताऊँगी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मीडियम में अगर हम EM बोलते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड जब वैक्यूम में है तब E0 बोलते हैं, तो EM इज़ इक्वल टू E0 बाय K लिख सकते हो आप। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। वैसे EM इज़ इक्वल टू E0 बाय K, मतलब E0 जो है वो वैक्यूम में इलेक्ट्रिक फील्ड है और EM जो है वो मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो EM इज़ इक्वल टू E0 बाय K, मतलब डिवीज़न के साथ करते हो उतना वो रिडक्ट हो जाएगा, और उसका फ़ायदा हम कैपेसिटर वाले कॉन्सेप्ट में कैसे करें उसकी बात करते हैं। तो अब हम वही टॉपिक पर जा रहे हैं कि इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटेंस। क्लियर? ये एक टॉपिक अब शुरू होता है, लेकिन थोड़ा बहुत आगे का कॉन्सेप्ट जो बुक में दिया है मैंने आपको समझाया, ताकि अगर उसके बेसिस पर कुछ थियरी आए तो आप लिख सको कि जब भी डाइलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड पर क्या मॉडिफिकेशन लाता है, उसी की डिस्कस मैंने किया। अब हम बात करते हैं मेन टॉपिक, जो कि जब डाइलेक्ट्रिक को रखते हैं कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर वाला जो प्लेट थी उसके बीच में, तो उसकी इफेक्ट क्या आएगी। तो उसको समझने से पहले हम समझ लेंगे, बुक में थोड़ा अलग से डेरिवेशन दिया है, लेकिन मैं आपको सीधा तरीका बता दूँ कि कैसे आपको याद रखना है, कैसे लिखना है। रिलेशन बिटवीन परमिटिविटी इन फ्री स्पेस एंड परमिटिविटी इन मीडियम, ये भी टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पहले समझ लो कि अगर परमिटिविटी की बात करें तो एप्सिलॉन था, एप्सिलॉन नॉट था, तो यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट दैट इज़ द परमिटिविटी इन फ्री स्पेस एंड परमिटिविटी इन मीडियम दैट मीन्स ओनली एप्सिलॉन। तो उसके बीच में रिलेशन क्या है वो फटाफट देख लेते हैं। तो एप्सिलॉन नॉट इज़ द परमिटिविटी इन फ्री स्पेस
एप्सिलॉन आर या फिर के बोलो तो उसको क्या बोलते हैं हम, रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। के बोलो ई आर बोलो दोनों सेम है, उसको रिलेटिव परमिटिविटी भी बोल सकते हो आप, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोल सकते हो। और ओनली एप्सिलॉन बोलो तो उसको क्या बोलेंगे, परमिटिविटी इन मीडियम। अब ये तीनों का रिलेशन क्या है, तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, या फिर एप्सिलॉन आर की जगह के पुटअप करो तो एप्सिलॉन नॉट इंटू के लिख सकते हो। मतलब रिलेशन बिटवीन ये क्या है, मीडियम की परमिटिविटी, ये रिलेटिव परमिटिविटी, फ्री स्पेस की परमिटिविटी, और के जो है वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। तो ये जो रिलेशन है आपको खास याद रखना है। अब हम कैपेसिटेंस में कैसे यूज़ करें उसकी बात करता हूँ, मैं सीधा वहाँ पर ले जाऊँगा धीरे धीरे आपको। अब देखो कि कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इन मीडियम सी डैश इज गिवन बाय सी डैश इज इक्वल टू एप्सिलॉन ए डिवाइड बाई डी। ये मैंने डायरेक्टली इसलिए लिखा है क्योंकि हमने ऑलरेडी डिराइव किया हुआ है। उसमें फॉर्मूला क्या था, जब भी वैक्यूम था तब C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइड बाई डी। बट एप्सिलॉन नॉट क्या है, जब वैक्यूम है तब उसकी परमिटिविटी। अब यहाँ पर मीडियम है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, तो उसका परमिटिविटी हम कैंसिल लेंगे, एप्सिलॉन, ओनली एप्सिलॉन। तो C डैश दैट मीन्स द कैपेसिटेंस इन मीडियम, तो C डैश इज इक्वल टू एप्सिलॉन ए डिवाइड बाई डी। बट एप्सिलॉन की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट के या फिर के एप्सिलॉन। तो यहाँ पर मैंने के एप्सिलॉन नॉट लिखा है एप्सिलॉन की जगह, तो C डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइड बाई डी। बट एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइड बाई डी दैट मीन्स C कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इन वैक्यूम। तो हम उसका रिलेशन कैसे लिखें, C डैश इज इक्वल टू के इंटू सी। समझ में आ रहा है पूरा, तो C डैश इज इक्वल टू के इंटू सी, वेयर C इज द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इन वैक्यूम। अब आप देख सकते हो कि C डैश मतलब जब भी हमने दो प्लेट के बीच में डाइलेक्ट्रिक रखा तब का कैपेसिटेंस, C क्या है, जब दो प्लेट के बीच में वैक्यूम था तब का कैपेसिटेंस, और K क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। तो अब देखो कि C डैश इज इक्वल टू के सी, मतलब जो डाइलेक्ट्रिक जब रखते हैं तब जो कैपेसिटेंस मिलता है वो K टाइम्स बढ़ जाता है। जब भी वैक्यूम होता है तब कैपेसिटेंस की जो वैल्यू है उससे K टाइम्स बढ़ गया, तो उसकी जो चार्ज स्टोर करने की जो कैपेसिटी थी वो बढ़ गई। समझ में आया पूरा, दैट इज द बेनिफिट ऑफ डाइलेक्ट्रिक, पुट डाइलेक्ट्रिक इन बिटवीन टू पैरेलल प्लेट। अगर हम दो पैरेलल प्लेट के बीच में डाइलेक्ट्रिक रखते हैं तो उससे फ़ायदा क्या होगा कि जो कैपेसिटेंस होगा वो K टाइम्स बढ़ जाएगा।